दूंगा। पहले फौज के अंदर कोई नौकरी करता था सिपाही, यदि वो लद्दाख में चला गया तो उसको नपुंसकता हो जाती थी। यदि वो राजस्थान बॉर्डर में चला गया तो दमा हो जाता था, और एक कच्छ एरिया में गया तो टीबी हो जाती थी। सब जगह क्या कुछ वहाँ से कुछ खबर आई है? देखिए, मैं धर्म सिंह शौरान, प्रवक्ता NXCC नेशनल एक्सिस्टमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी रिकनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल का धरना आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद सबसे सक्सेसफुल धरना था। हिंदुस्तान के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूर्व सैनिकों ने हजारों की तादाद में अनुशासन के अंदर लाइन बंद होकर हर जिलों में मेमोरेंडम दिया। इतनी बड़ी बात कोई कहे सरकार से छिपी हुई रह जाएगी, ये बात हजम होने वाली नहीं है। भारत सरकार को हर स्टेट में IB, स्टेट की गुप्तचर संस्था, केंद्र की गुप्तचर संस्था रा काम करते हैं। कल की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पूरी पहुंच चुकी है। लेकिन सर फिर भी आप लोगों की बात अभी क्यों नहीं सुनी जा रही है? अटकलें क्या है, क्या कवायद लगाई जा रही है? देखिए, ये वन रैंक वन पेंशन की का ये बात शुरू से ही गलत हुई है। सबसे पहले तो वन रैंक वन पेंशन में लोग कहते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह ने दिवाया है, ये टोटल गलत है। वो बोलता मैं एक फ्रंट का अध्यक्ष हूँ, वो किसी फ्रंट का अध्यक्ष नहीं है। उसने एक 15-20 आदमियों का ग्रुप बनाकर, उसका मैं भी सपोर्टर रहा हूँ, पूरे फौजियों को गुमराह करके जो फार्म भरे थे किसी फार्म पर नंबर नहीं थे, हजारों रुपये लेकर करोड़ों रुपया बनाया उसने, उसको कोई मतलब नहीं है। इसका सोलियर प्रूफ मैं देता हूँ। 9 जनवरी 2009 को रक्षा मंत्रालय में IAS अधिकारियों के साथ 3 जनरल और हम NXCC की तरफ से गए थे। उनकी आधा घंटा मीटिंग हुई थी, हमारी 3.5 घंटा मीटिंग हुई थी वन रैंक वन पेंशन के बारे में। हमने सिपाही से लेकर उन्हें तक टेबल वाइज समझाया था, और इस चीज़ को सरकार समझी थी, उसको ठीक किया था। वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ किस लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर होते हैं उनके लिए उठी थी, और कोई कम उम्र में रिटायर नहीं होता एक्सेप्ट इंडियन आर्मी में। सबसे कम उम्र में रिटायर होता है जो मेडिकल बोर्ड वाला, वो 2 साल नौकरी, 5 साल नौकरी, 7 साल नौकरी, मतलब वो 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में सबसे पहला नंबर तो मेडिकल बोर्ड वाला। उसके बाद दूसरा नंबर है रिजर्विस्ट। रिजर्विस्ट 8 साल के बाद वो रिजर्व करके घर भेज देते हैं, लेकिन उसको 15 साल तक हर साल 2 महीने बुलाते हैं। यदि वो 14 साल तक गया और 15वें साल नहीं गया तो पेंशन नहीं मिलती। उसके बाद फौजी की विधवा, आज से पहले फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, 15 साल वाले एक सिपाही को जो बेनिफिट मिलता था वही बेनिफिट फौजी की विधवा, वही बेनिफिट मेडिकल बोर्ड और वही पेंशन रिजर्विस्ट को मिलती थी। 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन में एक सिपाही की पेंशन 17,000 से ऊपर है, विधवा की पेंशन घटा कर 9,000 कर दी, रिजर्विस्ट की पेंशन घटा कर 9,000 कर दी। मेडिकल बोर्ड वाले सिपाही की जिसकी 15 साल से कम सर्विस है, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी घटा दिया, सर्विस एलिमेंट भी घटा दिया। मेडिकल वाले में आज तक 2014 से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और 100% हम जीतेंगे। सर, तमाम तरह की सरकारें आई और चली गई, और आपकी बैठक अलग अलग सरकारों के साथ में हुई है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन स्टार्टिंग से ही आप लोग जुड़े हुए थे। हाँ जी, जब भी उनके ऑफिसर्स ने इसके आपके जवानों के लिए मांग उठाई तब से आप लोग जुड़े हुए। नहीं, क्या रवैया रहा है तब से लेकर? मैं आपको बताता हूँ, आपको गहराई से बता दूंगा। पहले फौज के अंदर कोई नौकरी करता था सिपाही, यदि वो लद्दाख में चला गया तो उसको नपुंसकता हो जाती थी। यदि वो राजस्थान बॉर्डर में चला गया तो दमा हो जाता था, और कच्छ एरिया में गया तो टीबी हो जाती थी। यदि उसको इसमें कोई बीमारी होगी उसको मेडिकल बोर्ड बढ़ाकर घर भेज देते थे। हर 2 साल के बाद री मेडिकल बोर्ड होता है।
2 साल के बाद दोबारा होगा तो इन बीमारियों का इलाज तो है, सिपाही इलाज करवाएगा, उसको बोलते हैं आपकी बीमारी ठीक होगी, आपको डिसेबिलिटी बंद, नौकरी गई, पेंशन बंद हुई। इसको ये सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आप किसी की भी एक बार मेडिकल बोर्ड चलेगा तो डिसेबिलिटी बंद नहीं करेंगे। दूसरा कारण, 1964 से पहले जो फौजी आते थे उसकी विधवा को फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी, वो ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तीसरा ऑर्डर, यदि आपके हाथ पैर कट गया, जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसने आपको लिख दिया 80% डिसेबिलिटी है, और इलाहाबाद में एक डॉक्टर बैठा है, आपका हाथ करके बैठ गया, वो उसको 20% कर देता था, वो ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद री एम्प्लॉयड फौजी को डीए नहीं मिलता था, या तो फौज वाली पेंशन पे डीए ले लो या दोबारा नौकरी मिला उस पर डीए ले लो, उसका ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से करवाना पड़ा। 1947 से आज तक जो कुछ हासिल किया वो सब कुछ हमने कोर्ट से किया है। और भी मैं कोर्ट के उदाहरण देता हूँ, पहले हर 2 साल के बाद मेडिकल बोर्ड होता था, बोर्ड घटा देते थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है अब मेडिकल बोर्ड जो आएगा उतना ही मिलेगा, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं घटेगा, बढ़ेगा इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट पे री मेडिकल बोर्ड बढ़ के बैठेगा। उस कारगिल के टाइम पर जितने जवान अपंग हुए थे 2.5 और 3 साल वाले जवान थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए कि देश के लिए अपंग हुआ हूँ, इतनी लंबी चौड़ी सरकार है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको प्रमोशन भी मिलेगा और इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कारगिल में सिपाही था, वो ऑनरी कैप्टन की पेंशन आया, वहाँ कोई कैप्टन था तो वो ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की पेंशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। हमें जो कुछ मिला सुप्रीम कोर्ट से मिला। 1983 में नेशनल एक्सक्यूशन कमेटी ने वोट क्लब को बहुत बड़ा धरना दिया था। उस टाइम पर 1 रैंक 1 पेंशन, रीसेटलमेंट एक्सर्विसमैन, फौजी का निर्माण, फौजी के घर में पीछे प्रॉब्लम नहीं हो, सारी चीज़ों के लिए एक हाई लेवल कमेटी उस टाइम के रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव के नेतृत्व में बैठाई थी। हर स्टेट के मिनिस्टर, हर फौजी संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में 2 साल दौरा किया। हाई लेवल कमेटी ने 84 रिकमेंडेशन दी थी भारत सरकार को राजीव गांधी के टाइम पर। 84 रिकमेंडेशन, डीए नहीं मिलना चाहिए, ये 1 रैंक 1 पेंशन, फौजी का रीसेटलमेंट, अब फौज में पीछे जमीन पर कब्जा कर लिया, फौजी की सुनाई नहीं होती, सारी रिकमेंडेशन दी। उस पर करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ, पूरे इंडिया में दौरा हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन 0 है, आज तक लागू नहीं हुआ। 84 से ये आवाज उठती जा रही है। लेकिन जो आवाज उठी है, हाँ, तो कहते हैं कि आवाज उठी है तो दूर तक जाएगी, अब ये बहुत दूर बात पहुंच गई है। पहले कहते थे कि जवानों को ना मंच मिला है ना माइक मिला है, अब मंच भी मिला है, माइक भी मिला है, विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, ये कहते हैं आवाज नहीं मिली। आज तक जितने धरने हुए हैं, 83 का धरना बोर्ड क्लब पे 60,000 फौजी इकट्ठे हुए थे जब हाई लेवल कमेटी बनी थी। राजेश पायलट ने जी हमें भारत सरकार से मान्यता दिवाई थी, धरना तो चला है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद ये फौजियों की भी एक कमजोरी है, 1265 संस्थाएं हैं, हर प्रधान बोलता है मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये हमारी फौजियों की कमजोरी है। एक आदमी काम हो जाएगा। पहले कर्नल इंद्रजीत सिंह सैनिक कल्याण मंत्रालय था, उसकी रक्षा मंत्रालय में जान फीस थी, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती थी, मालूम हो मैंने करवा दिया। तकमा लेने के चक्कर में हमारे फौजी भाइयों की कमजोरी है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की कमजोरी बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दो। मैं IAS अफसर साहब, मैंने तो लागू कर दिया, मैंने तो मक्खन भी दे दिया, जाम भी दे दिया, गाय का घी दे दिया, रामदेव वाला भी घी दे दिया, लेकिन दिया नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 1 रैंक 1 पेंशन उठी थी, कम उम्र वाला जो मैंने मेडिकल का बताया, रिजर्व बताया, विधवा बचाई, सिपाही बताई, लेकिन पेंशन किसको मिली? आवाज उस टाइम का अखबार मीडिया उठा कर देखो, उनके लिए आवाज उठाई थी। मिली किनको? जिन्हें की 55 साल तक नौकरी करी, 60 साल तक नौकरी करी, 35 और 40 साल तक नौकरी करी। कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, 1 रैंक 1 पेंशन उनको दी।
मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी डिसेबिलिटी एलिमेंट घटा दिया जो आज तक मिलता था, मेरी सर्विस एलिमेंट भी घटा दिया, विधवा की नौकरी आधी कर दी, 9,000 17,000 मिलना चाहिए, रजिस्टर की 9,000 कर दी। ये तो वन रैंक वन पेंशन के बाद वन रैंक वन पेंशन 2 में तो जो थोड़ा बहुत होंदरी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, उनको काट दिया। ये अफसरों का एक बड़ा षड्यंत्र है। सरकार का खरबों रुपयों का इसमें गबन हुआ है, और गबन होने के बाद वो सरकार को लूट का खा गया, सरकार का भट्ठा घोड़ हो गया, सरकार चलानी समस्या होगी। इतना बजट कहाँ से आया? इतने बजट की जरूरत नहीं थी। जो कम उम्र में रिटायर होता है उनको वन रैंक वन पेंशन देनी थी। 25 साल तक देख लो, 45 तक देख लो, 50 तक देख लो, लेकिन जिनका हक नहीं रहा। IAS IPS कितने में होते हैं? वो भी 55 और 56 58 में होते हैं, वो भी कल मांगेंगे। BSF वाले मांगेंगे, CIF मांगेंगे, और उनकी नौकरी तो हमसे भी ज्यादा हार्ड है, उनको मिलनी चाहिए, कोई कतरा नहीं मिलनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने बोला जी वन रैंक वन पेंशन लागू कर दो, ब्यूरोक्रेट ने बोला साहब हमने तो लागू कर दी। आज भी ये रिपोर्ट कल वाला जो पूरे इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट मांगेगा, गृह मंत्री रिपोर्ट मांगेगा, रक्षा मंत्री रिपोर्ट मांगेगा। ये IAS ऑफिसर ऐसी गोली देते हैं, ऐसी गोली देते हैं, अमूल का मक्खन है, देसी गाय, रामदेव वाला घी भी फेल हो जाता है। इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं इंडियन एयर इंडिया की एक संस्था चलाता हूँ। हमारे एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया, हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर है, हमने CGHS मांगा, किसी तरीके से अमित शाह तक जाकर मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया है कि इनको मेडिकल फैसिलिटी CGHS दे दी जाए। मंत्रिमंडल का मंजूर किए हुए को एक राम सेवक, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जिसने आयुष्मान योजना लागू की, जो अमित शाह का मोदी जी का बायां हाथ है, उनका सिर है, वो बोलता मैं लागू नहीं करने दूंगा। ब्यूरोक्रेट की इतनी ताकत है, मंत्रिमंडल के फैसलों लागू नहीं करने दिया, बाद में हमने दूसरे तरीके से लिया है। तो ये जो मंत्रिमंडल का पहले एक डायरेक्टर पेंशन हरभजन सिंह था, वो अपने लाभ के लिए काट काट के, मैं ये सही रिपोर्ट भारत सरकार को दी नहीं है। मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पहले वाटर प्रूफ नहीं मिलते थे सैनिकों को, वाटर प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट राइफल, बढ़िया जूते, बढ़िया कपड़े, बॉर्डर पर वो सारी चीज दी फौजियों को, अम्युनिशन दिया, हथियार दिया, बढ़िया खाने का बंदोबस्त किया। दिवाली उनके साथ मनाते हैं, होली उनके साथ मनाते हैं, त्योहार उनके साथ मनाते हैं, उनके नारे लगाते हैं। अरे मेरे बड़े छोटे भाई मोदी जी, ये वही फौजी हैं जिनके साथ हाजिर के साथ पास जाते हो। इन्होंने भी 62 की, 65 की, कारगिल की, 71 की, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम्हारे भाई हैं। अब टेबल पे बैठिए प्रधानमंत्री जी, आप आधा घंटा बैठिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है। अपने रक्षा मंत्री को बैठा लीजिए, वित्त मंत्री को बैठा लीजिए, तीनों जनरलों को बैठा लिए। मैं गवर्नमेंट के लेटरों और कागजों के हिसाब से ये प्रूफ कर दूंगा, वन रैंक वन पेंशन 1 रुपया नहीं दिया, घटा दिया। जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी षड्यंत्र के तहत उन्होंने उसको हड़प लिया, डकैती डाली है, क्राइम बनता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, कोषागारी कमेटी की जो बात बार बार सामने आती है निकल, तो कोषागारी कमेटी ने किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को अडॉप्ट करने के लिए बोला? कोषागारी कमेटी ने यही कहा था जो कम उम्र में रिटायर होते हैं उनको, जो मैंने आपको बताया, उनके लिए बात की थी। और जो आदमी 30 साल तक नौकरी, 32 साल 35 साल बाहर रहे, उनको देने की नहीं बात हुई थी। ये कहाँ से षड्यंत्र हुआ, कैसे लिया, कैसे नहीं लिया? एक आर्मी के मेजर जनरल साहब वन रैंक वन कमेटी में बना दिए थे, अग्रवाल साहब, उनके साथ एक नेवी का जोड़ दिया था, एक आर्मी का जोड़ दिया था। जब ये जनरल हमारे रिटायर जाते थे, ये जनरल कभी उनके नीचे रहे होंगे, उनसे बात करके एक उदाहरण मेडिकल बोर्ड वाला देख लीजिए। पहले एक सिपाही से हवलदार तक की मेडिकल फीस होता था, JCO का अलग होता था, ऑफिसर का अलग होता था। हमारे लिए लागू किया था 12,000 OR का, JCO का 17,000, ऑफिसर का 27,000। हमारा तो 12,000 भी काट का 8,000 कर दिया, और ऑफिसर का 27,000 न दे के 1-1 1.5 लाख रुपया। मान लीजिए मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ 100 रुपये का,
हवलदार का कट गया 200 रुपये का, नाइट सूबेदार का कट गया तो 500 रुपये का, और कर्नल का हाथ 1.5 लाख का, जनरल का हाथ 2.5 लाख का। अरे अंग भंग की तो कीमत एक है। और यदि मेडिकल बोर्ड का कम उम्र में रिटायर हुआ तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। वो 25 साल की उम्र में लेस पेंशन लेकर उसको ग्रेजुएटी नहीं, पेंशन नहीं, तो उसको ज्यादा देनी चाहिए। उसको नहीं दिया, उनको दे दिया, पूरी सर्विस कर गया मेडिकल के बोर्ड के नाम से। और अभी एक रिपोर्ट आई है 48% इंडियन आर्मी के ऑफिसर फील्ड में नौकरी नहीं करते, मेडिकल पेंशन ले रहे हैं। ऑफिसर तो खाली 18% ही ले रहे हैं। ये भी है। और उसमें एएमसी के डॉक्टर वो 58% से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। ये घपला हुआ है।